हेलो। तो हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था 2024 का सेट 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 21 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें इसने कहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बताना है इसमें ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा और सी क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इनके ऊपर ज़रा चार्ज मेंशन कर देते हैं। आपको पता है ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे पार्सली नेगेटिव, इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ये साइनाइड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो नाइट्रोजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज और ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो इस हिसाब से जो पोटेशियम होगा वो चला जाएगा ब्रोमीन के साथ में, और सी कहाँ चला जाएगा, ब्रोमीन की जगह। तो हमारा जो ए कंपाउंड होगा वो बनेगा CH3 CH2, और ये Br हट जाएगा। ठीक है ना, उसकी जगह हमारा CN अटैच हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, पार्सली हाइड्रोलाइज, तो पार्सली हाइड्रोलाइज में जो है ना, ये अमाइड वाले ग्रुप में अटैच कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो होगा हमारा, ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका अमाइड वाला ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी होगा हमारा कंपाउंड, ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और N जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अमाइड वाला ग्रुप है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। ये NaOH और Br2। ठीक है, आपको पता है जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं और ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा अमीन में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, यहाँ से हमारा C डबल बॉन्ड O जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C वाला कंपाउंड जो है, ये बनेगा हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एलिमिनेट हो गया, तो ये आ गया हमारा अमाइन। ठीक है, तो हमने A B C तीनों दिखा दिया। ठीक है, ये A हो गया हमारा, ये B हो गया, और ये C हो गया। ठीक है, ये हमारा A वाला पार्ट था। अब चलते हैं हम B वाले पार्ट पे। ठीक है, इसके B वाले पार्ट में आपको पता है ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन को जब हम आयरन और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये अमीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर जो A है वो है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब आप NaNO2 प्लस HCl के साथ ट्रीट करते हो तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा A हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट आपको पता ही है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा N2। ठीक है, यहाँ पर जो X है हमारा Cl है, तो यहाँ Cl आ जाएगा। फिर जब इसको इथेनॉल के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इस पूरे डाइजोनियम सॉल्ट को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है ना, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं रहेगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपसे नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए बोलेगा ना, हम यही करेंगे। ठीक है ना, पहले हम इसको एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे, यानी अमीन में, अमीन वाला ग्रुप। ठीक है ना, देखो एनिलीन में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा ना, या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड होगा, तभी वो अल्कोहल की प्रेजेंस में वहाँ से रिमूव होगा। ठीक है ना, तो बिना एलिनिन के उसका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बन सकता, तो इसीलिए हमने पहले नाइट्रो वाले को एनिलीन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, और फिर उसको हमने अल्कोहल से ट्रीट किया, तो अल्कोहल ने यहाँ से जो सॉल्ट था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है ना, सॉल्ट वाले पार्ट को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में ये नेमिंग रिएक्शन, देखो नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पेपर में क्योंकि नेमिंग रिएक्शन आते हैं। तो हमारा क्या है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, ये बेसिकली कार्बोनाइल वाले ग्रुप को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपने आप ही इसमें आप ग्रुप कंसिडर नहीं कर लेंगे। ठीक है ना, हम बॉन्ड को खाली रखेंगे दोनों तरफ। ठीक है, इसको जब NH2 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन को रिमूव करके। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा नाइट्रोजन।
NNH2, ठीक है। और जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे उसको, तो उस केस में ये यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, ठीक है ना। KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हमारा जो ये कम NNH2 है वो रिमूव हो जाएगा और ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं वुल्फ-किस्लर रिडक्शन, ठीक है ना। ये बेसिकली ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड करने का काम कर रहा है, ठीक है। आपको पता है रिडक्शन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। यहाँ पे ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा तो ऑलरेडी सी बात एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी अल्केन वाली, ठीक है। तो एक कार्बोनाइल वाले कीटोन से आप अल्केन बना सकते हो। जैसे आपके पास प्रोपानोन है, प्रोपानोन से आप प्रोपेन बना सकते हो, ठीक है। अब है डी कार्बोजाइलेशन रिएक्शन, चलते हैं इस रिएक्शन पे, ठीक है। इसमें कोई भी अराइल या कोई भी अल्काइल का हम सॉल्ट उठा लेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन बेसिकली 11th में भी है, उसको NOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसको जैसे ही हीट करेंगे उस केस में क्या होगा, यहाँ से हमारा जो COONA वाला है वो ग्रुप रिमूव हो जाएगा, उसको बोले इसके इसके बाई प्रोडक्ट में निकलता है Na2CO3, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस पूरे ग्रुप को हटाकर COONA को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बेंजीन में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर अराइल वाला लिया है तो बेंजीन बन जाएगा, और अगर आपने R कोई ग्रुप लिया है तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ में बाय प्रोडक्ट में हमारा Na2CO3 निकलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये बी वाला पार्ट था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सी वाले पे, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो में पता आपको अल्डिहाइड लेते हैं हम, तो वहाँ पर हमने मिथेनल लिया, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको कंसनट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करते हैं और हीट भी रहेगा, ठीक है ना, तो इस केस में ये सॉल्ट बनाएगा उसका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक का जो सॉल्ट होगा, और साथ ही साथ अल्कोहल भी जनरेट करेगा, ठीक है, CH3। एक सेकेंड, ठीक है, ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में इसने कहा है कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है, प्रिपरेशन है, ठीक है। तो आपको पता ही है फिनॉल के लिए क्या यूज़ करते हैं जब क्लोरोबेंजीन बनाना हो, यही लिख देता हूँ मैं का ये वाला पार्ट। ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये 2 स्टेप से निकलता है, ठीक है। पहले NaOH ONA बन जाता है, उसके बाद सॉल्ट बनता है आगे, ठीक है ना। NaOH और उसके साथ ट्रीट करेंगे H+ के साथ, तो यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और इसको ये फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं बी वाले पे, सेलिकल डिहाइड बनाना हमें फ्रॉम फिनॉल से, तो ये रहा हमारा फिनॉल, इसको ट्रीट करेंगे, क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH, ठीक है। पहले स्टेप में जाएगा, दूसरे स्टेप में एसिड के साथ में, ठीक है। आप चाहो तो इस रिएक्शन को तोड़ के भी लिख सकते हो, लेकिन इंटरमीडिएट दिखाते नहीं है, इस चक्कर में मैं सीधा प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इस केस में ये OH और अल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। इसको सेलिकल डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन फ्रॉम एनिसोल, एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन को बोलते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसके सी वाले पार्ट पे,
ये हमारा मिथॉक्सी बेंजीन है, ठीक है। और ये कह रहा है 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। तो आपको पता है ये असाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट होगा, फिडल क्राफ्ट, असाइलेशन, CH3 COCl, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट रहता है वो AlCl3 या FeCl3 डाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। हमें ऑर्थो वाला दिखाना है तो ऑर्थो वाले दिखा देंगे। OCH3, और यहाँ से भी ये ब्रेक होता है COCl में, तो Cl चला जाता है उसके साथ, AlCl3 के साथ मिलके AlCl4+ बनाता है, ठीक है ना। तो CH3CO जो सीधा अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, डी वाले पे। इसने बोला है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में नाइट्रो जो रहता है ना ग्रुप NO2, वो ऑर्थो और पैरा पे अटैच रहता है, उसी को बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। कभी कभी पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछ लेगा आपसे, पिक्रिक एसिड कॉमन नेम है, इसका हम नाइट्रेशन करते हैं। तो होता क्या है, फिनॉल में यहाँ पे NO2 ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2, ठीक है। इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कन्वर्जन तो हमने कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें इसने बोला है रीज़न बताना है हमें कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। पहले तो इलेक्ट्रोफाइल पता ही है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल को ऐसे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है ये। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ही लविंग करेगा वो, या कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो पैरा देता है, जबकि हमें पता है जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैं इसको एज ए रीजन समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर फाइनली लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये पाई बॉन्ड भी अटैक करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे हुआ। अब ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ हुई तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी 3 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन था ही, अब इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को बैलेंस कर देगा, ठीक है। अब ये रोटेशन मारता रहेगा क्लोरीन की वजह से। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, और यहाँ से जब ये चार्ज बैलेंस करेगा तो ये H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके चार्ज को इस क्लोरीन ने बैलेंस किया है, ठीक है। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्थो पे अटैच हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। या ये भी हो सकता था कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा मैं दिखा देता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, अगर ये यहाँ अटैच होता तो उस सिचुएशन में क्या होता। अब देखो जैसे ही यहाँ पे अटैच होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आ जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली सिचुएशन कैसी बनेगी, इस तरीके से कुछ बनेगी। इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वापस ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के पास ही जनरेट हुआ तो ये इसको बैलेंस कर देगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना उसको वो क्लोरीन बैलेंस कर दे रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर यही होगा। ये तो मैकेनिज्म था, मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट जनरेट होंगे। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे रीजन पूछेगा 2-3 नंबर में आ गया तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज लिख देंगे यहाँ पर क्लोरीन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। द कार्बोकैटायन थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बी। इसका आंसर यहीं लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बी वाले का देखो उसने बोला हुआ रेसमिक मिक्सचर, तो आपको पता है रेसमिक मिक्सचर में जो परसेंटेज होती है एनाइसोमर्स की वो इक्वल होती है। ठीक है ना, डेक्सटो और लीवो दोनों। तो इस केस में क्या होता है, दोनों के इक्वल प्रोपोर्शन की वजह से लाइट का रोटेशन कैंसिल आउट हो जाता है। नॉर्मली डेक्सटो क्या करता है, लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, लीवो लेफ्ट की तरफ। लेकिन अगर 50-50% मौजूद होगा तो इसमें हम कोई भी किसी तरीके की लाइट के डायरेक्शन में चेंज नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसलिए रेसमिक मिक्सचर जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो राइट वाला अगर लाइट को राइट में रोटेट करेगा डेक्स्टो वाला, तो लीवो वाला क्या करेगा उसको वापस लेफ्ट में रोटेट कर देगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से रोटेशन कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज मिक्सचर कंटेन टू anisomers एक सेकेंड, इन इक्वल प्रोपोर्शन। रिजल्टिंग इन जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि जो राइट वाले को लेफ्ट वाला कैंसिल आउट कर देगा, ये भी चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे सी वाले पे। ठीक है ना, सी वाले पार्ट में इसने बोला अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रीडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सी वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसने बोला है अलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये अलाइल क्लोराइड होता है CH2। अलाइलिक और विनाइलिक आपने सुना होगा। ठीक है, विनाइलिक में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन अलाइलिक में क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये अलाइल क्लोराइड है हमारा। ठीक है, और इसने बोला एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो एन में पता आपको स्ट्रेट चैन होगी। अब ये कह रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है,
अब देखो ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि जैसे ही हेलोजन हटेगा इस पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस कार्बोकैटायन को बैलेंस करने के लिए बगल में पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। जब पाई बॉन्ड होता है तो रेजोनेंस शो करता ही करता है, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस की वजह से इसका चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसकी एग्जिस्टेंस होगी सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इसकी एग्जिस्टेंस सॉल्यूशन में नहीं होगी, और जब इसकी एग्जिस्टेंस होगी सॉल्यूशन में तो ये रिएक्ट भी कर जाएगा, तो इसीलिए ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हटा तो यहाँ भी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। इसमें तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है। जब पाई बॉन्ड होता है तो रेजोनेंस शो करता है, तो रेजोनेंस की वजह से ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। जब चार्ज बैलेंस होगा तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और जब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो वाटर इस पर अटैक करके कंपाउंड जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके आंसर में, आंसर ये लिखना वो समझाने के लिए था, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन ऑफ अलाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 में इसने बोला हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 100 mmHg, ठीक है ना। वेपर प्रेशर हमें सॉल्वेंट का दिया हुआ है, पीएस लिख लेते हैं, और वो प्योर है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इसमें 1 मोल हमने क्या डाला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट है AB, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 1 मोल डाला है इन 50 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ हमारे पास, ये दिया हुआ 50, ठीक है। और ये भी कह रहा है टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर का वैसे कोई रोल नहीं है इसमें। ये भी लिखा हुआ है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट AB। जब आपको पता है AB टूटेगा तो एक कटायन बनेगा, एक अनायन बनेगा, ठीक है। इसका मतलब आई फैक्टर इसका क्या हो गया, 2, ठीक है। तो आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है P0 A माइनस PA अपॉन में P0 A इज इक्वल टू XB, ठीक है ना। यहाँ पर जो A होता है वो सॉल्वेंट के लिए है, और जो B है वो सॉल्यूट के लिए होता है, ठीक है ना। आप उसको 1 2 से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर हमने सिंबल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया हुआ है, तो उसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। A हमारा सॉल्वेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P0S माइनस PS, ठीक है। XB यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो AB है, ठीक है। हमें निकालना है क्या है इसमें, वेपर प्रेशर, ठीक है ना, यानी ये PS निकालना है आफ्टर जो हमने डाला है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई फैक्टर को भी कंसिडर करके चलेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 100, ये पता नहीं है, ये भी 100 है, प्योर वेपर प्रेशर। आई फैक्टर को भी कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB अपॉन में टोटल मोल फ्रैक्शन। तो हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को कंसिडर करेंगे। अब इसकी वैल्यू पता ही है आपको, NaB जो है वो बहुत छोटा है NS से, तो इसको नेगलेक्ट कर देते थे, तो NaB नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये डिवाइड अलग अलग करेंगे, 100 अपॉन 100, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। 100 माइनस PS अपॉन 100। आई फैक्टर जो है हमारा वो 2 था, ये NaB आपको पता है इसमें नेगलेक्ट हो गया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा NaB
अपॉन में NS, ठीक है। तो 100 माइनस PS अपॉन में 100, 2 ए बी दे रखा था हमारे पास 1, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो दे रखा था वो कितना था 50, तो इसको उधर ले चलते हैं। ये आ गया 100 माइनस PS, ठीक है। 100 इधर चला जाएगा, 100 इंटू 2/50, ये 50 से कट के 2, तो 2 2 जा 4, और इधर आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। तो 100 माइनस PS इज इक्वल टू 2 2 जा 4, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 100 ये आ गया हमारा 96 माइनस का, तो ये कट गया, यानी सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो 96 mmHg आया, ठीक है। यानी पहले जब हमने देखा था प्योरली तो कितना था 100, लेकिन जैसे आपने उसमें सॉल्यूट डाला 1 मोल तो उसका प्रेशर 4 mmHg कम हो गया, ठीक है ना। यानी 96 mmHg प्रेशर दिखाएगा फाइनली सॉल्यूट को प्लेस करने के बाद। तो इससे पता चलता है कि अगर हम सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, तो उस केस में वेपर प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो कभी भी ना यूनिट जरूर लिखना, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स 100% कटेंगे, वो भी आधे कटेंगे नंबर। तो सोचो 2 नंबर का क्वेश्चन, उसमें अगर आधे नंबर यूनिट की वजह से कट गया तो फिर क्या ही नंबर मिला, ठीक है। तो यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसने कहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग सेल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। और इसने बोला है इसका EMF निकालना है, ठीक है ना। आपको पता है ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में N लॉग, ठीक है, एनोड अपॉन में कैथोड। एनोड की कंसंट्रेशन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो अपॉन में कैथोड, ठीक है। देखो इसमें एनोड और कैथोड डिसाइड कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनोड, देखो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -0.76 छोटी है। ए से एनोड, सी से कैथोड, तो अल्फ़ाबेटिकली ए छोटा है, सी बड़ा है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वो हमारा एनोड बनेगा, ठीक है। यानी -0.76, और ये क्या बनेगा हमारा 0.14। यानी जिंक जो है वो, जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, और जो टिन वाला इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन जो हो रहा है वो 2 हो रहा है, तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा 2, ठीक है ना। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ई नॉट सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अब आपको पता है कि इसमें बड़ा कौन है, कैथोड ही बड़ा है, इसलिए बड़े में छोटा माइनस होता है हमेशा, तो ई सी माइनस ई ए, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ पर इसको लिखते हैं वापस, ई सेल, ई नॉट सेल की जगह लिख लेंगे हम, ठीक है ना, ई सी माइनस ई ए, सी मतलब ये कैथोड और ए मतलब एनोड, फिर -0.059, एन फैक्टर हमारा 2 है, लॉग, यहाँ पर मैंने आपको बताया एनोड कौन बनेगा, ठीक है, जिंक बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये टिन था, तो जिंक की कंसंट्रेशन अपॉन में टिन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ई नॉट सी हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है, तो कैथोड वाला कितना हमारा माइनस का 0.04, वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, माइनस का 0.14, ठीक है, माइनस, अब ई ए माइनस में ही है तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, तो 0.76 माइनस 0.059 अपॉन में 2 लॉग, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1, और इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.62 भी प्लस का,
माइनस 0.059/2। आपको पता है पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट होगा, तो ऊपर इसका पॉइंट हटेगा तो 10, ऊपर हटेगा तो लिख देता हूँ मैं, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 10 आ गया, और इसका 1 2 3 हटेगा तो ऊपर 1000, 1/1 1 ही होता है, तो कट के कितना आ गया, तो log 100 आ गया। log 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, फिर ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। जो फार्मूला log x की पावर n का, यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, log x की पावर n का होता है, n आगे आ जाता है, ठीक है ना। तो log x यानी क्या आ जाएगा, 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.62 माइनस 0.059/2, 2 आगे आ गया, ठीक है ना। और log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हट गया, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो 0.62 में से 0.059 को माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा 0.561 वोल्ट, ठीक है। यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आधे नंबर आपके कट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 पे इसने कहा द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 70 to 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 डिग्री बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्रिपल हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पता लगानी है हमें, तो लिखते हैं, ठीक है। K1 तो K1 ही है, बट K2 जो है वो इसका 3 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। 3K1 लिख लेते हैं, या इसको x भी मान सकते हो आप, ठीक है। x के टर्म में ही मान लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। एक सेकेंड, तो अगर मैं K1 को x मान लेता हूँ, ठीक है, तो उसने कहा है द रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन, अब टेम्परेचर कितना था उस टाइम, 17 डिग्री सेल्सियस, तो T1 उस केस में 17 डिग्री सेल्सियस है, जब K1 x है, ठीक है। अगर इस 17 को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या नाम है, 273 प्लस करते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा कैल्विन में, 290 कैल्विन, ठीक है। फिर सेम K2 कह रहा है कि टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी T2 कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 300 कैल्विन। तो इस केस में K2 जो है वो 3 टाइम्स हो गया, ट्रिपल हो गया, यानी 3x हो गया, ठीक है। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता लगानी है, ठीक है। R उसने दे रखा ऑलरेडी, 19.15 यूज़ करने के लिए बोला हुआ है, तो 19.15, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, जो रेट कांस्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेशन था, क्या था हमारा फॉर्मूला, log K2/K1 इज इक्वल टू ये 2.303 R 1/T1 माइनस T2, ठीक है। वैल्यू डालते हैं, ठीक है। K2 हमारा क्या था, 3x, और ये था हमारा x, ठीक है। EA 2.303, और R गैस कांस्टेंट की वैल्यू उसने दे रखा 19.15, 1/T1 है हमारे पास 290, ठीक है, और T2 है 300। आपको पता है इसका एलसीएम 290 इंटू 300 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कट के आ गया log 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये 2.303, अच्छा यहाँ पर इसने दे रखा है गिवन दैट 2.303 R की वैल्यू 19.15 है, सॉरी एक सेकेंड, ये 2.303 इंटू R इसने सीधे दे रखा है, 19.15 ही लेना है, ठीक है। तो हमारा टाइम और बच गया, ये आ गया 19.15, आपको मल्टीप्लाई करने से बच गया, ठीक है ना।
नहीं तो आप पता है ना आर की वैल्यू 8.314 डालते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होता है। और 2.303 इंटू आर, आप इसका फैक्टर आप याद रख सकते हो 19.15, तो इससे टाइम बचेगा आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है। इसका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 300 ऊपर चला जाएगा माइनस 290, ठीक है। सॉल्व करेंगे ऊपर तो कितना आएगा, 10 बचेगा। और लॉग 3 की वैल्यू उसने दे रखा ऑलरेडी, कितना दिया वो लॉग 3 की वैल्यू देखोगे तो आप 0.48, तो वैल्यू डाल देते हैं 0.48। ये आ गया 10 और ये आ गया 300 इंटू में 290। अब हमें ये निकालना है तो हम सबको उधर ही भेज देंगे, ठीक है ना। ये 0 से 0 कट रहा है, ये आ जाएगा 0.48 इंटू में 19.15 इंटू में 300, सॉरी 300 नहीं 30, क्योंकि एक 0 से 0 हमने कट कर दिया था। इंटू 290, ठीक है। तो ये हमने सबको इधर भेज दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर ये बचा हमारा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 79970 जूल पर मोल, ठीक है ना। ये इसकी यूनिट एक्टिवेशन एनर्जी की। अब देखो बहुत बड़ी वैल्यू होता है, आप उसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो मर्जी है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 1000 डिवाइड कर देंगे तो 79.970 किलो जूल पर मोल। आप ऊपर वाला भी लिखो चाहे नीचे वाला भी लिखो, दोनों सिचुएशन में वो करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट और ऊपर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो, कभी कभी पैराग्राफ के अंदर भी आंसर दिए होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ जरूर रीड कर लेंगे, ठीक है। अभी कह रहा है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, आपको पता है रिड्यूसिंग शुगर वही होते हैं जो टॉलेन और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। तो विच गिव्स, और जो नहीं देते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। तो विच गिव्स टॉलिन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ठीक है। और फेलिंग टेस्ट, ठीक है। फिर कह रहा है क्लासीफाई करना है मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं दू सेक्राइड्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, आप इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो उसमें से 2 मोनोसेक्राइड निकलेंगे, ठीक है ना। सेम ऐसे ही अगर ट्राइसेक्राइड को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से 3 मोनोसेक्राइड निकलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्लासीफाई करना है मोनोसेक्राइड्स में से, ठीक है। और डाइसेक्राइड्स तो आपको पता ही है कि जो मोनोसेक्राइड है वो फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज है, ठीक है, क्योंकि ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। तो फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, मोनो। सुक्रोज ब्रेक डाउन हो सकता है, लैक्टोज भी ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है ना। सुक्रोज ग्लूकोज से बनता है, 2 ग्लूकोज से, ठीक है ना। ये हमारा डाइसेक्राइड और ये भी हमारा क्या है, डाइसेक्राइड, ठीक है ना। लैक्टोज मिल्क के अंदर मौजूद रहता है। अब ये कह रहा है नेम द पॉलीसेक्राइड्स विच इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च। देखो प्लांट अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। और स्टार्च जो है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। नोट में लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लांट स्टोर इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च बना है 2 चीज़ों से, ठीक है ना, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। कभी कभी इसमें डिफरेंस भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो अमाइलोज जो है वो लीनियर चेन है ग्लूकोज का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज। और ये क्या है, ब्रांच है, ठीक है ना, हाईली ब्रांच है, हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जैसे प्लांट अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं,
वैसे ही एनिमल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और ग्लाइकोजन को बोलते हैं हम एनिमल स्टार्च, ठीक है। तो एनिमल स्टार्च पूछा इसने, नेम द पॉलीसेकेराइड्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर सी वाले का ग्लाइकोजन, ठीक है। हम अपना फूड इस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि नेम द पॉलीसेकेराइड्स विच इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च, हमें पता है ग्लाइकोजन है, लेकिन इसको हम एनिमल स्टार्च यानी यहाँ पे स्टार्च वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी ना अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर उसमें भी हाईली ब्रांच ग्लूकोज चैन होती है, ठीक है ना। बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सी वाला पार्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करना पड़े इसके लिए मैंने डायग्राम चिपका दिया इधर, टाइम बचेगा हमारा। इसमें इसने बोला नेम द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज विच इज़ द साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म यही आपको पता ही है, ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ ओ एच ग्रुप और एट C1, ठीक है ना। तो C1 में आपको पता है अगर OH राइट साइड होता है तो उसको हम अल्फ़ा ग्लूकोज बोलते हैं, और अगर लेफ्ट साइड होता है OH तो हम उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है नेम द आइसोमर्स, तो आप चाहो तो उसका नाम लिख सकते हो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। एक ये लिख सकते हो, या मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसको हम एनोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया सेकंड पार्ट। इसने कहा प्रेजेंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप वाज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ये ग्लूकोज है, जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं ना तो ये अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो ब्रोमीन वाटर होता है ना, ये हमारा वीक या बोल सकते हो माइल्ड, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा वीक, ठीक है। इसी के इंटरमीडिएट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। और ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही ऑक्सीडाइज करता है, जिसमें हमारा अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये हमारी रिएक्शन है, देखो आप, इसमें इसने अल्कोहल के साथ कुछ नहीं किया, वैसे क्या वैसे ही है, अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसने कहा ट्रांजिशन मेटल, ये पूरी राम कहानी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसमें कभी कभी आंसर होते हैं, कभी कभी मतलब कभी कभी आपको कुछ मिल सकता है, अदरवाइज तो नहीं मिलता, ठीक है ना। अब ये कह रहा है किस बेस पे कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करेंगे लेकिन जिंक को नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि कॉपर जो है वो 29 नंबर पे है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से, एक्सेप्शन है आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। 4s1 और 3d10, ठीक है। अब देखा जाए इसका भी डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, और अगर हम जिंक का देखते हैं, जिंक 30 नंबर पे है, ठीक है। इसका भी डी ऑर्बिटल भरा हुआ है। तो कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं लेकिन जिंक को नहीं कहते हैं, ठीक है। देखो कॉपर का जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं ना, Cu2+, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस केस में तो 3d9 हो गया। और आपको पता है ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट में अगर डी ऑर्बिटल खाली होता है तो हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। इसमें अगर मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा अभी ना जिंक का, तो उस केस में 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में भी इसका ऑक्सीडेशन +2 देखने पर 3d में से इलेक्ट्रॉन निकले नहीं है, पूरा फुलफिल्ड ही भरा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉपर हैज़ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वेयर एज जिंक हैज़ फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल,
इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज +2 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है ना। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल एज इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, एज वेल एज +2 ऑक्सीजन स्टेट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन स्टेट +2 वाला लिया हमने। मैंने दोनों का आपको कॉन्फ़िगरेशन खोल के समझा दिया। तो ये ए वाले का आंसर था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बी वाले पे। ये कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। देखो इसलिए दिखा पाता है ना, क्योंकि आपको पता है इसमें एस ऑर्बिटल भी है। एस ऑर्बिटल में ये हमारा इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अगर देखा जाए तो, ये अगर एन है, ठीक है, तो ये क्या होगा n-1। इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग इक्विवेलेंट होती है, कंपेरेबल एनर्जी होती है। तो इस केस में क्या होता है, एस में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, डी में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके बी वाले के आंसर में, बिकॉज बोथ n-1d एंड, ठीक है। आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इसको, एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया, ये अगर हमने इसको एस एन कंसिडर किया है तो उससे एक ऑर्बिटल कम है, ठीक है ना। ये आ जाएगा NS, ये हो जाएगा n-1, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 में से एक ऑर्बिटल, एक नंबर कम हो गया ना, 3D है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे n-1d एंड NS, ठीक है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यू टू देयर कंपेरिजबल एनर्जी, ठीक है ना। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसकी वजह से भी लिख सकते हो आप। इसकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है ना, 4s और 3D में कंपेरेबल एनर्जीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, सी के फर्स्ट पार्ट में उसने बोला हुआ है कि M2+ से M में इरेगुलर देखने को मिल रहा है वैंडियम से जिंक में, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो वैंडियम से जिंक तक हमें इरेगुलरिटी देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर कहीं पर दिखने, यहाँ पर देखो कॉपर में पॉजिटिव आ गया है, तो इसी को एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा शो कर रहा हो, ठीक है ना। देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी आपने सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ irregular values of hydration enthalpy of 1, hydration enthalpy of 2, ठीक है, एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी, स्टेट चेंज करने में भी जो एनर्जी जो होती है, किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एटमाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एनर्जी सबका रोल होता है, ठीक है। इसी वजह से इसमें इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं देखने को मिल रहा है इसमें। अब है सेकंड, सी वाले के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हाउ इज़ वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। आपको पता है ट्रांजिशन मेटल हम उसको बोलते हैं डी वालों को, और नॉन ट्रांजिशन, ठीक है, एफ वालों को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, कि इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय +1 वेर इज नॉन ट्रांजिशन मेटल डिफर बाय +2, ठीक है। इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट
डिफर बाय +1, वेयर इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट या नॉन ट्रांजिशन मेटल भी दे सकते हो आप, डिफर बाय +2। तो उसके ऑक्सीजन स्टेट को एक्सप्लेन करना था, हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके डी वाले पार्ट पे, सॉरी सी पार्ट है इसके ऑप्शन में। इसने पूछा है ऑफ द D4 स्पीसीज Cr2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और मैग्नीज Mn3+ जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है। तो हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने पिछले पेपर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन वाली डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनाएगा? Cr3+। रिड्यूसिंग का मतलब होता है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो Mn3+ क्या बनाएगा? का चार्ज कम हो जाएगा, Mn2+ बन जाएगा। तो हमें दोनों की कॉन्फ़िगरेशन खोल के देखनी है, ठीक है ना। क्रोमियम की खोलता हूँ ऊपर में। क्रोमियम को पता है 24 नंबर पे है, तो आर्गन 3D, एक सेकेंड, 4s1 और 3D5, ठीक है। अब अगर मैं इसका 3+ बनाता हूँ, तो 3+ के केस में क्या होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये बचेगा 3D3। और 3D3 जो आपको पता ही है वो T2G की वजह से स्टेबल होता है, ठीक है ना, T2G कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि T2G में आपको पता ही है 3 ऑर्बिटल रहते हैं, तीनों में हाफ फिल, ठीक है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी देता है ये। अब बात करते हैं मैंगनीज़ की। तो जब मैं मैंगनीज़ का कॉन्फ़िगरेशन खोलता हूँ, तो नॉर्मल मैंगनीज़ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। मैंगनीज हमारा 25 पे है, आर्गन 18, ठीक है, 4s2, देखो 18 और 2 20, और ये 5 25, ठीक है। 2+ का मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा? 3D5। अब डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड है, तो इसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है ना। तो दोनों का हम अपना रीज़न लिखेंगे इधर। तो यहाँ फाइनली मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वाले पार्ट का, बिकॉज Cr2+ will be converted into Cr3+, which has more stable half filled T2G, ठीक है ना, which have more stable half filled T2G configuration, filled T2G configuration, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको ऊपर कॉन्फ़िगरेशन खोल के दिखा दिया, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, क्या नाम है, मैंगनीज़ का। तो इसके मैंगनीज़ के केस में क्या लिखेंगे? विल Mn3+ चेंजेस टू Mn2+, ठीक है। which has more stable हाफ फिल D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब सेकंड वाले रिएक्शन में हमें बैलेंस करना है, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसने बैलेंस करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि जो इसने लिखा हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक रिएक्शन, ठीक है। MnO4 जो है वो वाटर और आयोडीन के केस में ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है मैंगनीज ऑक्साइड में,
ठीक है, प्लस हाइड्रोक्साइड, एक सेकेंड, बाद में बैलेंस करेंगे इसको। और आई को IO3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पहले मैंगनीज को बैलेंस कर लेंगे। तो 2 मैंगनीज है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन देख लो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप 4 चेक कर सकते हो, एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव यहाँ पर, एक नेगेटिव यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 और 1 3, और यहाँ पर देख लो 2 और 1 3। ठीक है, तो हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया और एटम भी बैलेंस हो गया। ठीक है, सिलेक्शन को हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें पता होना चाहिए आपको कि आई किस में कन्वर्ट होगा, MnO4 किस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बिना आप उसके रिएक्शन कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ इज़ द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस केस में जो डेल्टा टी होता है ना, वो 4/9 टाइम्स होता है ऑक्टा स्प्लिटिंग के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी MCQ में पूछ देता है ये। फिर ये पूछ रहा है राइट द आइयूपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको पता है इसका नाम क्या होगा। पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो डाईक्लोरिडो, और ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, इथेन 1,2 डायमंड। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे डाईक्लोरिडो, डाईक्लोरिडो, डाईक्लोरिडो बेस। ठीक है, इथेन 1,2 डायामाइन, प्लेटिनम। इसका ऑक्सीजन स्टेट अभी निकालेंगे हम। ठीक है, प्लेटिनम और नाइट्रेट। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे नाइट्रेट। अब जरा इसका ऑक्सीजन स्टेट भी निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए प्लेटिनम को X मान लेते हैं। ठीक है, और Cl2 के ऊपर पता ही है आपको -1 होता है, En के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, नाइट्रेट का -1 होता है। तो ये -2 जब ये हटेगा तो क्या चार्ज छोड़ के जाएगा इस पर, +2 का। ठीक है ना, तो क्योंकि जब ये हटेगा, ये नेगेटिव पार्ट है हमारा। ठीक है, जब ये हटेगा तो इसके अपोजिट चार्ज ये छोड़ के जाएगा। ठीक है, इसका -1 होता है तो -2, तो इसका मतलब इस पर चार्ज क्या होगा ओवरऑल, +2। हमने +2 के बराबर रख दिया। अब ये -2 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +4। यहाँ पर प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 होता है, यहाँ पर हम रोमन नंबर में +4 लिख देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है सी वाले पार्ट में राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4 ऑन द बेसिस ऑफ VBT। ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हमें इसको लिखना है। ठीक है, आपको पता ही है, इस केस में ऑक्सीजन नंबर खोलते हैं इसका। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और डाई मैग्नेटिक होगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर पता लगा लोगे, उस हिसाब से फिर हम खोल देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा और डाई मैग्नेटिक होगा। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा दोबारा। अब इसने पूछा व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शो बाय द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इसमें किस तरीके का आइसोमरिज्म शो करेगा। तो आपको पता है यहाँ पर जो लिगेंड है उसका इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो इस केस में बनता है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, जब लिगेंड की इंटरचेंजिंग होती है, यानी क्रोमियम यहाँ साइनाइड के साथ है तो क्रोमियम चला जाएगा अमीन वाले पोजीशन पे और कोबाल्ट चला जाएगा इसके साथ में। तो इस तरीके से दिखाता है, मैं लिख देता हूँ क्रोमियम के साथ में साइनाइड और फिर कोबाल्ट के साथ में, सॉरी क्रोमियम के साथ में, ठीक तो है, एक सेकेंड, क्रोमियम के साथ में अमीन, उल्टा लिख दिया मैंने, क्रोमियम के साथ में अमीन आ जाएगा, क्रोमियम अमीन के साथ चला गया तो कोबाल्ट इसके साथ चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिगेंड का इंटरचेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है,
इसके लिए कंडीशन यही है कि बेसिकली 2 सॉल्ट दिए होने चाहिए, ठीक है ना, 2 मेटल भी होने चाहिए डी ब्लॉक के और 2 सॉल्ट होने चाहिए, ठीक है ना, उसमें लिगेंड की इंटरचेंजिंग हो जाती है। अब आते हैं ई वाले में। इसने बोला यहाँ पर कि जो पेयरिंग एनर्जी है वो, देखो, ये तभी होता है जब वीक फील्ड लिगेंड हो, क्योंकि उस केस में वो सेपरेशन नहीं कर पाया, एनर्जी सेपरेशन, ठीक है ना। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता ना तो ये इस केस में ऑक्टा स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कह रहा है ऑक्टा स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इसका मतलब वो पेयरिंग तो नहीं होगा, ठीक है। D4 को भरना है हमें, तो D4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब ऑक्टा स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लोअर वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी D4 की वो ये हो जाएगी T2G3 और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा Eg में, ठीक है ना। इसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिर इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ है कि यह हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, ठीक है। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, पेयरिंग की वजह से क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है, तो फिर वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब रहेगा तो पेयरिंग कॉज करेगा, पेयरिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इस केस में क्या होगा, लो स्पिन होगा, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो इस केस में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, नॉट पेयरिंग, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए क्या होगा, हाई स्पिन, ठीक है ना। क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पैरामैग्नेटिक डिसाइड होता है, पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पता ही है आपको, ऑक्टा स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग से एनर्जी से कम, इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड में क्या होगा, ये हाई स्पिन होगा। तो इसमें जो पूछा हुआ एक तो ये लिखेंगे, ठीक है, और एक लिख देंगे हाई स्पिन, ठीक है ना। बस यही आंसर लिखना है, बाकी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एफ वाले पार्ट में इसने बोला है हेट्रोलेप्टिक और बताना है होमोलेप्टिक। देखो, हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक क्या होते हैं, होमोलेप्टिक में हमारा जो लिगेंड होगा वो सारे सेम होंगे, ये होमोलेप्टिक है, ठीक है ना, होमोलेप्टिक। यहाँ पर देखो दो अलग अलग लिगेंड है, इसको बोलते हैं हम हेट्रोलेप्टिक, ठीक है ना। अमीन भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है ना। इसने पूछा हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक में यही होगा हमारा, और पूछ रहा है वाई, तो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे हम, और क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे एज द मेटल इज बाउंडेड टू मोर देन वन डोनर ग्रुप। यहाँ पर डोनर ग्रुप का मतलब है लिगेंड से, ठीक है। लिगेंड वो होता है इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये कह रहा है इसका स्ट्रक्चर बनाना है, वो भी ऑप्टिकल वाला, तो आपको पता ही है, पिछले पेपर में आया भी था ये, तो इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। ये रहा प्लेटिनम, ठीक है। ये रहा इसका मिरर इमेज बनाना है इधर, ठीक है, यहाँ मिरर लिख देंगे। अब क्या होगा, इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, सीएल अपोजिट साइड चला जाएगा, इधर आ जाएगा सीएल रोटेशन की वजह से, ठीक है ना। ये मिरर है, 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है कंपाउंड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सीएल वही रहेगा, ये वाला सीएल इधर कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। ये भी रोटेट कर जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। EN, ठीक है, रोटेट कर गया ये।
ये हमारा डेक्स्टो है, ठीक है, और ये लीवो है। याद रखेंगे, पेपर में पूछता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ही शो कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे 32 पे। इसने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज ईजियर एज कम्पेयर टू कीटोन, ठीक है, कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीटोन के रेस्पेक्ट में क्यों ईजियर है, ठीक है। अल्डिहाइड आपका ये है सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच रहेगा हमारा। कीटोन में आपको पता है ये ऐसे होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। देखो इसमें जो बॉन्ड होता है ना, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन का ऐड होना काफ़ी ईजी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ से रिमूवल भी होता है कंपाउंड्स का, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो ये जो सी एच बॉन्ड है, वो सी एच बॉन्ड वीकर है सी सी बॉन्ड से, इसी वजह से ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर में, बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ अल्डिहाइड इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ सी एच बॉन्ड which is weaker than CC bond in ketone, which is weaker than CC bond in ketone, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले में, ठीक है। इसमें इसने बोला था अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्डिहाइड आर एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब इसके साथ में अगर कोई अटैच रहेगा अल्डिहाइड के साथ में, जैसे एक एग्जांपल के लिए CH3CHO, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर किया जाएगा। अब ये कह रहा है द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्डिहाइड आर एसिडिक इन नेचर, मतलब ईजिली अपना लूज कर सकता है ये हाइड्रोजन को, ठीक है। तो आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर को अगर हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो अगर ये हाइड्रोजन हटता भी है यहाँ से, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का जो मल्टीपल बॉन्ड है, आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है, उस केस में रेजोनेंस शो करता है, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। या आप ये भी लिख सकते हो कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H+ को ईजिली हटा सकता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, क्योंकि जब ये H+ हटेगा तो देखो एसिड में से जब H+ हटता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो रेजोनेंस उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कह रहा है सेकंड, ठीक है ना, ये इसका आंसर था सेकंड वाले का, ठीक है, हमने जो भी किया ये। अब इसके कह रहा है 32 के सेकंड पार्ट में राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना, इसके प्रोडक्ट बताने हैं हमें, ठीक है। देखो ये आइडोफॉर्म टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और आइडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जिसमें मिथाइल कीटोन होता है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन, ठीक है। जिसमें भी एक ग्रुप मौजूद रहेगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं खोलूँगा तो ये इसके पास देखा जाए तो मिथाइल कीटोन मौजूद है, तो इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनेगा कुछ COONA, और आयोडोफॉर्म निकल जाएगा इसके अंदर से CH3CHI3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये है येलो PPT। अब हमारा ये कार्बोनाइल क्लोराइड का
डाई एल्काइल कैडमियम के साथ में, ठीक है। तो इस केस में आपको पता ही है एनिसोल बनता है, तो ये बन जाएगा हमारा, एनिसोल कह रहा हूँ, COCH3 वाला ग्रुप, ठीक है। कीटोन बनेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। इसको एसिटोफिनॉन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये इसका है, ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, दो प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ पर। थर्ड वाले में इसने कहा इसने कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी टेस्ट ले सकते हो। देखो इथेनॉइक एसिड में बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर ये CO2 रिलीज़ करता है, ये CO2 रिलीज़ कर देगा, इथेनॉल रिलीज़ नहीं करेगा, इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक ये भी लिख सकते हो, या अभी हमने पढ़ा ना आयोडोफॉर्म टेस्ट, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये है CH3CHO। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जिसके पास ये मिथाइल कीटोन है, ठीक है, जिसके पास ये रहेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ में, NaOH के साथ में, और I2, तो इस केस में क्या बन जाएगा हमारा, COONA का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये CH3 वाला आयोडीन के साथ चला जाएगा, तो CHI3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इथेनॉल गिव्स, इथेनॉल है मिथाइल कीटोन, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, और वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। इस केस में येलो PPT बन जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है। इसने कहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो हमें इसका बनाकर दिखाना है स्ट्रक्चर, ये पिछले पेपर में भी रिपीट था। एक सेकेंड, ये यहाँ पर हमारा NO2, ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पर भी हमारा NO2, ठीक है। ये बन गया हमारा 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल डिहाइड, ठीक है। 2,4-डाई नाइट्रो ये रहा, ठीक है ना। इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो एक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4, तो 2,4-डाई नाइट्रो, ये पूरा फिनाइल हो गया, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है ना, वो भी किसका, बेंजल डिहाइड का। अब ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ HCl, ठीक है। साइनाइड पता है आपको, ब्रेक होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेसिकली किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए बिल्कुल क्लियर पोजीशन चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे अटैक करेगा, ठीक है। अगर इस पोजीशन पर अटैक करता तो उसके अगल बगल वाले ग्रुप अगर बल्की हुए तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ये देगा, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये, यानी सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस ये देगा, क्योंकि इसमें एक ही ब्रांचिंग है कार्बोनाइल के बगल में, ठीक है। उसने बोला है इंक्रीजिंग, देखो याद रखना आप, कीटोन जो है ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस देता है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में सारे अल्काइल वाले ग्रुप अटैच रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा CH3CHO, ठीक है। उसके बाद ये वाला कीटोन, उसके बाद ये, ठीक है ना, CH3, क्योंकि इसकी 3 ब्रांचिंग है, ठीक है। अभी कह रहा है थर्ड, हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला इस तरीके से होगा,
पता है RMgX है ये, ठीक है ना। इसको जब हम CO2 के साथ ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है हमारा सॉल्ट, ठीक है। कार्बन का एक सॉल्ट बनेगा COO MgBr, और फिर जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ से MgBrOH निकल जाएगा, ठीक है ना, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम वाटर और H+ की प्रेजेंस में, ये बन जाएगा हमारा COOH प्लस MgOHBr, ठीक है। तो इसने बोला था कन्वर्ट करने के लिए, हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बेंजोइक एसिड में, ठीक है। फिर कह रहा है गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल डिहाइड एंड इथेनॉल। सेम वही टेस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। अभी हमने पीछे देखा था ना आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इथेनॉल के पास मिथाइल कीटोन है, ठीक है। तो ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऑलरेडी कर दिया है मैंने। पाँचवें पार्ट में ये हमारा सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ठीक है ना, बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट था, उसी की तरह काम करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन अटैच कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसी को ये हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है ना। तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, NaBH4 जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन अटैच करा देगा और कार्बन को भी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। कीटोन जो है हमारा वो अल्कोहल वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर, मोलारिटी दी हुई है हमारे पास, ठीक है ना, फेनोइक एसिड, और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम, ठीक है। सेल कांस्टेंट मेंशन है और कह रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहले तो मैं इसका फॉर्मूला एक बार डिराइव कर दे रहा हूँ वापस से। R इज इक्वल टू, आपको पता है, रो L/A होता है। L/A जो है वो सेल कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। इसको हम G* लिखते हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू में G*। अब ये रो नीचे जाएगा तो 1/रो, यानी 1/ रेजिस्टिविटी जो होता है वो कंडक्टिविटी के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा R इंटू में के G* के, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आ गया हमारा। अब देखते हैं फार्मूले के हिसाब से। इसमें इसने दे रखा है, आप देखोगे तो रेजिस्टेंस भी मेंशन है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 ओम, तो वहाँ पे लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ हमारे पास। और क्या दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। सेल कांस्टेंट दिया हमारे पास G* 0.0354, ठीक है। अब ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंडक्टिविटी अपॉन में कंसनट्रेशन। तो हमें कंडक्टिविटी निकालना ही पड़ेगा। पहले हम कंडक्टिविटी यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा, G* बाय रेजिस्टेंस। G* है ही हमारे पास 0.0354 अपॉन में 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.54, आपको पता ही है, ठीक है ना। इसका पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा, तो 3.54, एक दो यहाँ ले आए हम पॉइंट, तो 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसको, तो हो जाएगा 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब हमारे पास कंडक्टिविटी आ गया। मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो था हमारा कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी है हमारे पास 3.54 इंटू 10⁻⁻⁴, और जो मोलैरिटी है वो कितना है हमारे पास, इसके फॉर्मूले में 1000 भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मोलैरिटी दी हुई है और जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। कंसंट्रेशन था हमारे पास 0.05
इंटू 1000, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 354, और ये 3 जो इधर आके कितना हो जाएगा 10 की पावर -1/5। इसको काटेंगे इससे तो ये लगभग आ जाएगा 7 पॉइंट, वैसे तो ये 70.8 आएगा, लेकिन 10 की पावर -1 की वजह से क्या हो जाएगा 7.08, ठीक है। इसकी यूनिट जरूर लिखेंगे, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे आपके। साइमन यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, जगह नहीं है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मोल, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इसने बोला हुआ है कि फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करना है कि फैराडे लॉ होता क्या है, ठीक है। आपको पता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, अगर सॉलिड फॉर्म में तो डिपॉजिट होगा, और अगर गैसियस फॉर्म में तो लिबरेट होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, कितना चार्ज आप उस पर पास ऑन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकंड लॉ, क्योंकि उसने सेकंड लॉ में पूछा हुआ है, फैराडे का बताना है फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। इसके दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ में तो मास डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और एक होता है अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दो अलग अलग कंटेनर में, तो उस केस में उस सब जो आपका मेटल होगा वो उसके उस केस में इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ ही लिख देता हूँ मैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड at the electrode at any electrode is directly proportional to करंट, ठीक है ना, टू द करंट, या चार्ज भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ है कि फराडे कितना फराडे रिक्वायर्ड होगा 1 मोल MnO4- को Mn2+ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसका एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। इस केस में आप पता है क्या करना है, इसका ऑक्सीजन नंबर निकाल लेना, ठीक है। तो आपको पता है कि पे जो चार्ज है वो उसके ऑक्सीजन स्टेट के बराबर होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है -2, तो -2 4 जा -8, उसको ऐसे रख लेंगे x, मैंगनीज को मान लेंगे, ठीक है। 4 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, और जो चार्ज उसके बराबर रख लेंगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये आ जाएगा x -8 इज इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो +7, यानी इस केस में ये +7 दिखा रहा है। अब +7 से +2 पे आना है, क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 5 जो है ना यही फैराडे के बराबर है, इसका मतलब इसमें 5 फैराडे चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 का जो पार्ट है हमने अभी किया था, ठीक है ना। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है, अब इसका और वाला पार्ट बचा हुआ है। इसमें इसने बोला था कंडक्टिविटी ऑफ, ये मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड इतना है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दे रखा हमारे पास, ठीक है। आपको पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बराबर होता है कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी इंटू में 1000। कंडक्टिविटी दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है 5.25 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000, और मोलैरिटी दे रखा हमारे पास 0.0025 को सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये 3 0 और ये 5 कितना हो जाएगा, चल तो ये पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट करते हैं, तो 525 1 2 3 4, तो ऊपर कितना आ गया 2 0, क्योंकि 2 पॉइंट से इसका 2 पॉइंट कैंसिल, इसके 2 पॉइंट के लिए ऊपर आएगा, ठीक है ना। 25, फिर ये 3 इसमें से चला गया तो कितना बचा 10⁻², ये भी कैंसिल आउट हो गया दोनों आपस में। अब ये 25 से इसको काटेंगे, ठीक है।
25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 छिक, 1 सेकेंड, ये आ गया हमारा 20 कट के 21, ठीक है ना। 21 साइमन, क्योंकि 25 टू ज़ा 50, फिर 1 बचेगा तो 25, ठीक है ना। 21 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, पर मोल। अब इसने पूछा क्या था, अल्फ़ा पूछा था, ठीक है। आपको पता है अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व, सॉरी कैलकुलेटेड अपॉन में ऑब्जर्व, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू प्लस प्रैक्टिकली वैल्यू, ठीक है ना। ये जो वैल्यू हमारा एक्सपेरिमेंटली है और प्रैक्टिकली जो दे रखा उसने, ठीक है। तो ये हमने अभी निकाला था, कितना आया था 21, और ये दे रखा हमारे पास 390, काटेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.053, ठीक है। इस केस में पता चलता है, देखो जब अल्फ़ा, चलो छोड़ो, ये कितना आ जाएगा, ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.053, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, यूनिट लेस होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेसिकली बताता है कि कितना एसोसिएट हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, ठीक है ना। अल्फ़ा की वैल्यू 1 का मतलब कुछ नहीं हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है इसका मतलब टूटेगा वो, अल्फ़ा की वैल्यू 1 से छोटी है इसका मतलब ये इसमें एसोसिएशन हुआ है। वैसे भी एसिटिक एसिड आपको पता ही है डिमर बनाता है, मैं यही बताना चाह रहा था। फिर कह रहा है राइट एनोड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, देखते हैं जरा ये। आपको पता है एनोड पे लेड सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और इस केस में बनता है लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, वही 2 इलेक्ट्रॉन लेड ऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2SO4 जो उसमें एसिड मौजूद रहता है, ठीक है। ये पूरा बैलेंस करके लिख रहा हूँ मैं। इस केस में लेड सल्फेट और वाटर निकलता है, ठीक है ना। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा लेड स्टोरेज सेल काम करता है, बैटरी काम करता है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन भी पूछा हुआ है, तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो जो कटने वाला वो काट लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ऐसी सल्फेट वाले सल्फेट के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा Pb प्लस PbO2, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है ना, प्लस 2H2SO4, ठीक है, क्योंकि 4H प्लस का मतलब क्या हुआ 2H2 और एक SO4 ये रहा, एक SO4 ये रहा, तो 2SO4 हो गया। तो ये पूरा जो है ना हमारा, ये पूरा और ये यही बना हमारा H2SO4, ठीक है ना। फिर PbSO4, ठीक है, PbSO4 2 PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया था, और वाटर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये पेपर ख़त्म हो गया। तो हम इसके बाद सेट 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट हो या किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। प्लेलिस्ट से आप वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।